उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे मेरे सभी नौजवान साथियों को मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदी विषय पर चर्चा करते हुए आज हिंदी भाषा पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसका हम पहला ही चैप्टर को पढ़ाएंगे जिसका नाम है वर्णमाला। देखिए वर्णमाला पर हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी की वर्णमाला के विषय में। हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला क्या है पहले इसको जान लें। तो हिंदी में जो वर्णों का समूह है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी में निम्नलिखित 52 वर्ण होते हैं। मानक हिंदी में निम्नलिखित 52 वर्ण होते हैं। यदि हम इन वर्णों के बारे में जानें तो 52 वर्ण किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो उसकी अगर हम संख्या को क्लियर करें तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर वर्ण होते हैं। 25 वर्ग व्यंजन होते हैं। 4 अंत्यस्थ व्यंजन सम्मिलित हैं। 4 ऊष्म व्यंजन शामिल हैं। 4 ऊष्म व्यंजन शामिल हैं। 4 संयुक्ताक्षर शामिल हैं। 4 संयुक्ताक्षर शामिल हैं। 2 उत्क्षिप्त 2 उत्क्षिप्त वर्ण शामिल हैं जिन्हें दुगुण या ताड़न जात वर्ण भी कहा जाता है। और 2 अयोगवाहक वर्ण शामिल हैं। तो इस प्रकार से इसका अगर हम टोटल देखेंगे तो आपके पास 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में शामिल है। ये एक सामान्य जानकारी हिंदी वर्णमाला की है कि हिंदी वर्णमाला 52 वर्णों का समूह है जिसमें आपके 11 स्वर, 25 वर्ग व्यंजन, 4 अंत्यस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्ताक्षर, 2 उत्क्षिप्त वर्ण और 2 अयोगवाहक वर्णों को शामिल किया गया है। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों की संख्या दी जाती है। अब प्रत्येक वर्ण के बारे में हमें चर्चा करनी है तो वर्णों के भेद को जानना है, वर्ण की परिभाषा को जानना है कि वर्ण होता क्या है। वर्ण और ध्वनि इन दोनों को अलग अलग तरीके से हमें पहचानना है। तो देखिए, इसको अगर नोट कर लिया हो तो आप इसको नोट कर लें। ये वर्ण विचार चैप्टर या वर्णमाला चैप्टर हिंदी भाषा का विषय है। तो भाषा के अंगों में इसको शामिल किया गया है। तो एक बार पहले इसको जानने से पहले हम भाषा के अंगों पर चर्चा कर लेते हैं। तो भाषा के अंग कौन कौन से हैं? तो भाषा के अंग मुख्यतः कौन है? एक आपका ध्वनि है, एक आपका वर्ण है, एक आपका शब्द है, एक आपका पद है और एक आपका व्याकरण है। ये सभी क्या हैं? भाषा के अंग हैं। इन्हें भाषा के अंगों में शामिल किया गया है। तो अब एक एक पर हमें जानना है वर्ण को और ध्वनि को। ध्वनि और वर्ण का जो आप लोगों के बीच में सस्पेंस बना रहता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और हिंदी अगर ऑप्शन में दोनों दिए जाते हैं कि हिंदी भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है तो आप ध्वनि को सही करेंगे, और यदि हिंदी भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई को पूछा जाएगा तो आपका वर्ण यहाँ ऑप्शन होगा।
अब देखिए चर्चा करते हैं हम सीधा वर्ण विचार पर। वर्ण क्या होते हैं, यानी ध्वनि का लिखित रूप ही। अगर हम वर्ण की परिभाषा को देखें, वर्ण की परिभाषा, तो वर्ण की परिभाषा क्या होगा, ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। यदि वर्ण के भेदों पर हम चर्चा करें, वर्ण के भेद, तो हिंदी वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग है आपका स्वर वर्ण और दूसरा भाग है आपका व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अगर इनकी संख्या पर बात किया जाए तो 11 स्वर होते हैं और क्या होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। यहां तक की बात को आप सब लोग नोट कर लें। इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं स्वर वर्णों पर कि स्वर वर्ण क्या होते हैं, कहाँ इनका प्रयोग होता है, किन किन आधारों पर इनको वर्गीकृत किया गया है, ये सारी जानकारी अब हम करते हैं। देखिए स्वर वर्ण, स्वर वर्ण क्या है। अगर स्वर वर्ण की परिभाषा पर हम बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण। अर्थात एक शब्द और कह सकते हैं, एक परिभाषा और कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख में मुखांगों से स्पर्श नहीं होती है, अर्थात मुखांग जो होते हैं हमारे, वो क्या है, हवा को के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, या अर्थात स्वतंत्र रूप से वर्ण उच्चारित हो जाते हैं, तो इन वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो परिभाषा हम लिख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में, उच्चारण करने में मुखांगों का कोई अवरोध नहीं होता है, अवरोध नहीं होता है, वे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हमारे पास कौन कौन से स्वर वर्ण हैं, उनको एक बार नोट कर लें। ए, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी वर्णमाला में ये 11 स्वर हैं। इन 11 वर्णों को स्वर वर्ण की संज्ञा दी गई है। अब यहां के बाद हम जानते हैं, हमने स्वर वर्ण की परिभाषा को जाना, जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुखांगों को का कोई अवरोध नहीं होता, अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों को कितने आधार पर विभाजित किया गया है, उन सबको हम देखते हैं। अब देखते हैं हम स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों का वर्गीकरण।
स्वर वर्णों को मुख्यतः 3 आधारों पर बांटा गया है और वे आधार कौन कौन से हैं। पहला आधार है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। दूसरा है जिह्वा के आधार पर। तीसरा है मुख द्वार के आधार पर। और इसका हम एक वर्गीकरण और कर सकते हैं होस्ट के आधार पर। एक वर्गीकरण इसका हम और कर सकते हैं जो चौथा वर्गीकरण कहलाएगा होस्ट के आधार पर। तो इन आधारों पर क्या है, हम स्वर वर्णों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण है हमारा उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटते हैं। तो स्वर वर्णों को हम यहाँ पर 2 भागों में बांटते हैं। एक क्या है आपका ह्रस्व स्वर और एक है आपका दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है वे वर्ण क्या कहलाते हैं, आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है वे वर्ण आपके दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो एक बार इस यहां तक की बात को आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब बात आता है जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर जो वर्ण है, स्वर वर्ण है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अग्रस्वर, दूसरा भाग है मध्य स्वर, तीसरा भाग है पक्ष स्वर। ये जीवा के आधार पर जो स्वर वर्ण है उनको 3 भागों में बांटा गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के अगले वाले भाग से होता है, सबसे अगले वाले भाग से होता है, वे अग्रस्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के मध्य वाले भाग से होता है वे मध्य स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के अंतिम वाले भाग से होता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। ये वर्गीकरण किसका है, जीभ के आधार पर। बात करते हैं मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। और मुख द्वार के आधार पर जो स्वर वर्णों को बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। एक आपका सम्भ्रम स्वर, एक है आपका अर्ध सम्भ्रम स्वर, एक है आपका विव्रत स्वर और एक है आपका अर्ध विव्रत स्वर। तो ये 4 भागों में मुख द्वार के आधार पर बांटा गया है। सम्भ्रम स्वर क्या होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख पूरा सा बंद रहता है, वे क्या होते हैं, आपके सम्भ्रम स्वर होते हैं। अर्ध सम्भ्रम, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता है वे अर्ध सम्भ्रम स्वर कहलाते हैं। और विव्रत स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुलता है वे आपका विव्रत स्वर कहलाते हैं।
और अर्ध बीव्र स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता है वे वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? बीव्र स्वर कहलाते हैं। अब बात करते हैं होठ के आधार पर। होठ के आधार पर आपके दो प्रकार के स्वर्ण वर्ण होते हैं, एक है व्रतमुखी स्वर और दूसरा है अव्रतमुखी स्वर। अव्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख वृत्ताकार हो जाए अर्थात गोल हो जाए तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। और अव्रतमुखी स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख गोलाकार आकृति में ना हो अर्थात वे अव्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। अब एक एक को लिख लेते हैं, इनको एक एक वर्गीकरण को लिख लेते हैं। चार प्रकार से हमने स्वर वर्णों का वर्गीकरण किया, एक एक वर्गीकरण को हम लोग लिख लेते हैं। अब पहला आधार है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण, ये हमने दो बताए थे। क्या है आपका? ह्रस्व स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है वे वर्ण ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। नोट करके हम लिख सकते हैं, ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर कहते हैं। यदि इसके उदाहरण को देखें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वरों को शामिल किया गया है? तो इसके अंतर्गत आपका ए, ई, उ, ऋ इन सबको शामिल किया गया है। और यहां पर एक नोट करके और लिख सकते हैं, ऋ स्वर वर्ण का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। ऋ वर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। एक बार यहां तक की जो बातें हैं इनको नोट कर लीजिए। अगर आप सबने नोट कर लिया हो तो एक बार इसको रब कर लेते हैं। और दूसरा भाग लिखते हैं इसका दीर्घ स्वर। अभी हम उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं और ख भाग है इसका दीर्घ स्वर।
परिभाषा लिख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण शामिल हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी दीर्घ स्वरों के उदाहरण हैं। इस दीर्घ स्वरों को 2 उपभागों में भी हम विभाजित कर सकते हैं। ये नोट करके हम लिख सकते हैं, दीर्घ स्वरों को 2 उपभागों में भी बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। दीर्घ स्वरों को भी 2 उपभागों में बांटा जा सकता है। जैसे आपका एक है सजातीय स्वर और दूसरा है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वर वर्णों की उत्पत्ति 2 समान जाति के स्वर वर्णों से हुई है, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय स्वर, जिन स्वर वर्णों की उत्पत्ति 2 भिन्न जाति के स्वर वर्णों से हुई है, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। यहां तक की बात को आप सब लोग नोट कर लें। यहां तक की बात को नोट कर लिया, तो अब आगे चलते हैं, सजातीय और विजातीय स्वरों को जान लेते हैं। सजातीय और विजातीय स्वरों को जान लेते हैं। तो सजातीय स्वर क्या होते हैं? सजातीय स्वर जिन वर्णों की उत्पत्ति समान जाति के स्वर वर्णों से हुई है, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका आ, ई और उ को सम्मिलित किया गया है। क्यों किया गया है? इनकी उत्पत्ति को देख लेते हैं। यदि ए और ए आपस में मिला है तो आपका आ हुआ है, और यदि ई और ई आपस में मिली है तो आपकी ई हुई है, और यदि उ और उ आपस में आपका मिला है तो आपका उ हुआ है। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति समान जाति के स्वर वर्णों से हुई है, तो इनको
सजातीय स्वर कहा जाता है। एक बार यहां तक की बात को आप नोट कर लें। अब देखते हैं विजातीय स्वर क्या होते हैं। विजातीय स्वरों को देखते हैं कि विजातीय स्वर क्या होते हैं। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर जिन वर्णों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न स्वर वर्णों की सहायता से हुई है। भिन्न भिन्न स्वर वर्णों की सहायता से हुई है, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। यदि इसके उदाहरण की बात करें तो इसके अंतर्गत ए, आई, ओ, औ इन 4 वर्णों को शामिल किया गया है। क्यों किया गया है, इनकी उत्पत्ति को देख लेते हैं। यदि आपका ए और ई आपस में मिले हैं तो आपका ए बना है, और यदि ए और ए आपस में मिले हैं तो आपका आई बना है। यदि ए और ओ आपस में मिले हैं तो आपका ओ बना है, और यदि ए और ओ आपस में मिले हैं तो आपका औ बना है। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति समान जाति के स्वर वर्णों से नहीं हुई है, विषम जाति के स्वर वर्णों से हुई है, या भिन्न भिन्न जाति के स्वर वर्णों से हुई है, तो इनको हम विजातीय स्वर कहते हैं। यहां तक की बात को आप नोट कर लें। आगे चलते हैं अगले वर्गीकरण की तरफ, जीवा के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। आगे बात करते हैं जिह्वा के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। एक बार लिखने से पहले इसको समझ लें कि आपको इसको याद कैसे रखना है। ये जीवा के आधार पर 3 प्रकार से स्वर वर्णों को बांटा गया है। एक अग्र स्वर, दूसरा आपका मध्य स्वर, और तीसरा आपका पक्ष स्वर। ये 3 प्रकार से जीवा के आधार पर स्वर वर्णों को बांटा गया है। आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ एक याद रखना है, मध्य स्वर। यदि आपने मध्य स्वर को याद रख लिया तो आप इन दोनों को आसानी से याद रख लोगे। मध्य स्वर के अंतर्गत आता है आपका ए, मध्य स्वर के अंतर्गत आपका ए आता है। और आप एक चीज को ध्यान दीजिए, इसके बाद अंग्रेजी के अक्षर 3 की आकृति वाले जितने भी स्वर वर्ण हैं वे आपके पक्ष स्वर कहलाते हैं। तो अंग्रेजी की आकृति वाले ए के अलावा और कौन कौन है, आपका आ है, ऊ है, ऊ है, ओ है, औ है और आंग है। ये आपके क्या हैं, अंग्रेजी के अक्षर 3 की गणित के अक्षर 3 की आकृति वाले ये शब्द हैं। तो आप इनको याद रख लें, इन वर्णों को। और इसके बाद जितने भी वर्ण बचे वे सभी अग्र स्वर हैं, जैसे कि आपका ई, ए, आई,
और आपका ऋर, ये सभी क्या हैं आपके अग्र स्वर। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। यदि इनकी परिभाषा की हम बात करें, यदि हम बात करें अग्र स्वर की, तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण जीवा के अग्रभाग से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण जीवा के अग्रभाग से होता है, ये आपकी परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण जीवा के अग्रभाग से होता है। और ये आपके क्या है? उसके उदाहरण है अग्र स्वर के। दूसरा हम बात करें आपका मध्य स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण जीवा के मध्य भाग से होता है, जीवा के मध्य भाग से होता है, और यदि हम बात करें पश्च स्वर, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण जीवा के पश्च भाग से होता है। पश्च भाग कह लीजिए, अंतिम भाग कह लीजिए, भाग से होता है। एक बार सभी इसको नोट कर लें। ये जीवा के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण है, और इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप सिर्फ मध्य स्वर को याद रखें। यदि आपने मध्य स्वर को याद रख लिया, और उसके बाद आपको क्या बात याद रखनी है? उसके बाद आपको यह बात रखनी है गणित के अक्षर 3 की आकृति। गणित के अक्षर 3 की आकृति में जितने भी स्वर वर्ण बनते हैं वे सारे क्या हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। और इसके बाद जो बचे हुए शेष स्वर होते हैं वे आपके अग्र स्वर कहलाते हैं। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपने नोट कर लिया हो तो आगे हम चलते हैं। स्वर वर्णों का तीसरा आधार, स्वर वर्णों का तीसरे आधार पर हम चर्चा करते हैं मुख द्वार के आधार पर। स्वर वर्णों के तीसरे भाग पर हम चर्चा करते हैं, और तीसरा भाग है हमारा मुख द्वार के आधार पर। तीसरा भाग है हमारा मुख द्वार के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। मुख द्वार के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। तो हमने बताया था कि मुख द्वार के आधार पर स्वर वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है, और वे 4 भाग कौन कौन से हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक है आपका समवृत स्वर। समवृत स्वर। दूसरा है आपका अर्ध समवृत स्वर। और तीसरा है आपका विवृत स्वर। और चौथा है आपका अर्ध विवृत स्वर। समवृत स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख पूरा सा बंद रहता है,
तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? सम्मिश्र स्वर। और इसके अंतर्गत जो आते हैं आपका ई, ई, उ और उ, इनको शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। ई, ई, उ, इनको शामिल किया गया है इनके अंतर्गत। विवृत स्वर जिन अर्ध सम्मिश्र स्वर अर्ध सम्मिश्र स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख आधा सा बंद रहता है, तो वे क्या कहलाते हैं? आपका अर्ध सम्मिश्र स्वर। तो आप एक चीज याद रखना कि जो इन दोनों के सहयोग से बना है, अगर ए और ई के सहयोग से जो बना है और ए और उ के सहयोग से जो बना है, तो आप देख लीजिए ए और ई के सहयोग से क्या बना है? ए बना है। और ए और उ के सहयोग से क्या बना है? ओ बना है। तो इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है? अर्ध सम्मिश्र स्वर, ए और औ। अब बात करते हैं आपको विवृत। विवृत को आपको याद रखना है, आ होता है विवृत। विवृत का मतलब यह है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख पूरा सा खुल जाए या पूरा खुलता है, वे आपको क्या कहलाते हैं? विवृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध विवृत स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता हो, वे आपके क्या कहलाते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। और आपके पास अब क्या बचा हुआ है? ए, आई, औ। ये आपके क्या हैं? ये आपके अर्ध विवृत स्वर हैं। यदि हम परिभाषा की बात करें इनकी, तो परिभाषा को हम लिख सकते हैं, क्या है हमारा? सम्मिश्र स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख पूरा सा बंद रहता है, पूरा सा बंद रहता है। दूसरी बात, अर्ध सम्मिश्र स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है। और तीसरा है आपका विवृत स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुलता है, मुख पूरा खुलता है। और चौथा घा है आपका अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता है। तो इस प्रकार से ये मुख द्वार के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण है। आपको सम्मिश्र स्वर को याद रखना। आप एक बार परिभाषा याद ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो सम्मिश्र स्वर के अंतर्गत स्वर वर्ण आते हैं आपको ये याद रखने हैं। अर्ध सम्मिश्र कौन कौन से हैं आपको ये याद रखने हैं। विवृत कौन कौन से हैं आपको ये याद रखने हैं। अर्ध विवृत कौन कौन से हैं आपको ये याद रखने हैं। इसी प्रकार से आपको जीवा के आधार पर याद रखने हैं कि कौन से आपके अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा पक्ष स्वर है, ये याद रखने हैं। यहां तक की बात को आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। इसका लास्ट आधार है होस्ट के आधार पर। आगे हम बात करते हैं
आगे चौथा भाग है, इसका चौथा वर्गीकरण है, यह है आपका होस्ट के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। तो ये आपको दो भागों में बांटे गए हैं। पहला है आपका व्रतमुखी स्वर, व्रतमुखी स्वर। दूसरा है आपका अव्रतमुखी स्वर, अव्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी स्वर का अर्थ क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाए या वृत्ताकार हो जाए या मुख गोल हो जाए वृत्ताकार हो जाए, तो ये आपका क्या है, व्रतमुखी स्वर है। आप एक बार बोल करके देख लोगे, ऊ ऊ ओ औ। एक बार आप बोल करके देख लीजिए, ऊ ऊ ओ औ। इनको बोलते समय होठों की जो आकृति है वो गोला में हो जाती है। और अव्रत मुखी स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय होठ गोल ना हो या गोलाकार ना हो या वृत्ताकार ना हो, वे अव्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे आप बोल सकते हो ए, आ, ई, ऋ, ए, आई। इन वर्णों का उच्चारण करते समय होठ बिल्कुल भी गोलाकार नहीं हुए हैं, तो ये वर्ण क्या हैं, आपके अव्रतमुखी स्वर हैं। और ये क्या हैं, आपके व्रतमुखी स्वर हैं। यदि हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी हम लिख सकते हैं, व्रतमुखी स्वरों की जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय होठ वृत्ताकार हो जाएं। दूसरा हम लिख सकते हैं ख, अव्रतमुखी स्वर, अव्रतमुखी स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय होठ वृत्ताकार नहीं होते। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय होठ वृत्ताकार नहीं होते हैं, वे अव्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। एक बार इसको आप बोल करके देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि होठ किन वर्णों को बोलते समय गोल होते हैं। अब देखिए, ये हमने जो स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्णों को जाना, इनके आधारों को जाना कि स्वर वर्ण का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया, चारों आधारों को हमने पढ़ा। अब बात करते हैं स्वर वर्णों की, जो दीर्घ स्वर हैं, स्वर वर्णों की दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति और सभी स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान। एक टॉपिक है हमारा दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति, दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति। तो हम देख सकते हैं दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति, यदि ए और ए मिला है तो आपका आ बना है, और यदि ई और ई मिली है तो आपका ई बना है। यदि आपका ऊ और ऊ मिला है तो आपका ऊ हुआ है। और यदि ए और ई मिला है तो आपका ए बना है। और ए और ए मिला है तो आपका आई बना है। और यदि ए और ऊ मिला तो आपका उ बना है।
और यदि ए और उ मिला है, औ मिला है तो आपका औ बना है। तो इस प्रकार से ये दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति हुई है। इसको याद रख सकते हैं, किन वर्णों के संयोग से कौन बना है और किसके संयोग से किसकी उत्पत्ति हुई है। इसको आप एक बार नोट कर लें। और आगे चलते हैं स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान। स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान पर हम बात करते हैं कि स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से उच्चारित होते हैं स्वर वर्ण, उसको हम देख लेंगे। कौन से मुखांगों से निकलते हैं। एक तरफ हमने लिखा स्वर वर्ण और दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान अर्थात कहीं मुखांगों से इनका उच्चारण स्थान होता है तो उसको हम देख सकते हैं कहां कहां से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। यदि हम बात करें ए और आ की, ए और आ, तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ से इनका उच्चारण स्थान है। ई और ई की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान है तालु से। यदि उ और ऊ की हम बात करें तो इनका स्थान है, उच्चारण स्थान है होस्ट से। होस्ट से। यदि ऋ की हम बात करें तो ऋ का स्थान उच्चारण स्थान है मूर्धा से। यदि हम ए और ऐ की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य से। कंठ तालव्य। और यदि ओ और औ की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ कंठोष्ठ्य से, यानी कंठ और ओठ से इनका उच्चारण स्थान है। तो इस प्रकार से इन स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान भी आप याद रख सकते हैं। एक बार इसको नोट कर लें। अब देखिए, एक नोट डाल करके और आप लिख लें। यहां तक की बात आपने नोट कर ली होगी। एक नोट करके आप यही पंक्ति और लिख लें कि सभी स्वर वर्ण सघोष होते हैं, सघोष एवं अल्प प्राण होते हैं, एवं अल्प प्राण होते हैं। ये बात और आप याद रख लें कि सभी स्वरवर्ण सघोष होते हैं। यदि घोषक के आधार पर कहा जाए तो सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और श्वास या प्राण के आधार पर कहा जाए तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो आज आपका स्वर वर्ण का चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम चर्चा करेंगे व्यंजन वर्णों पर। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों सगे संबंधियों के साथ शेयर करें और लाइक करें।